गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेज, जहाँ पर हर विषयों के टॉपिक रखे जा रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीएस, जीके, सब रखे जा रहे हैं। हर चीज़ में टॉपिक वाइज पढ़ाए जा रहे हैं और टॉपिक वाइज में एक पार्ट है। जैसे फिजिक्स में विद्युत पढ़ाया जा रहा है पार्ट, कई पार्टों में। इसी प्रकार यहाँ पे जीके भी, जीके जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, जीएस भी बोलते हैं इसको। कई विषयों का समूह होता है, हिंदी, खेलकूद, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्टों का समूह है। जनरल नॉलेज मैं आपको आज पार्ट 8 बताऊंगा। जितने बिंदु हैं इसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। हर पॉइंट पे डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को सुने, याद हो जाएगा, निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। ये वो पॉइंट हैं, वो बिंदु हैं जो हर परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जरूर गए हैं, चाहे वो रेलवे का हो, आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल, आईएसपीसीएस, सब में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जरूर गए हैं। तो आप सुनील सर क्लासेस से लगातार जुड़े रहिए। लगातार वीडियो को पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हर सब्जेक्ट हम आपको स्ट्रांग बनाएंगे। हमारे जो फैकल्टी है उसमें एक और चैनल भी चल रहा है, एचडी सर क्लासेस के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे मैथ, वहाँ रीजनिंग भी बताई जाती है, तो उसको भी आप ध्यान से देखें। ये जो आपका सुनील सर क्लासेज है, विद्या साइंस पब्लिक स्कूल फैकल्टी और अमर कोचिंग इंस्टीट्यूट फैकल्टी के माध्यम से ये क्लासेस आगे बढ़ रहा है। हमें यकीन है कि आप जो वनडे एग्ज़ाम देते हैं, जो और भी प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं, इस क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद अपने आप को ज्ञान से भरा पाएंगे। हमारा भी यही उद्देश्य है कि आपको छोटी छोटी बातें बताई जाए। तो आज शुरू करते हैं हर पॉइंट पे। पहला, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद। महाभारत और रामायण दो बड़े महाकाव्य हमारे देश के हैं। दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। महाभारत का जो पुराना नाम है जय संहिता है। इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसारी मोहन गांगुली ने किया था। किसारी मोहन गांगुली ने किया था। पहला पॉइंट हो गया। इसमें एक क्वेश्चन और बनते हैं। महाभारत का जो पुराना नाम है जय संहिता है, इसकी बात कर लीजिएगा। रामायण महाकाव्य का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद एक अंग्रेज थे, RTH ग्रिफिथ ने किया था। एक अंग्रेज RTH ग्रिफिथ ने किया था रामायण का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद। चार्ल्स विल्किंस एक अंग्रेज थे। इन्होंने भागवत गीता, जो भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से प्रकट हुई थी, भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में 1785 में किया गया था। चार्ल्स विल्किंस ने भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में 1785 में किया था। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का जो प्रतीक है वो Al होता है। एल्युमिनियम एक तत्व है। इसको आवर्त सारणी में तीसरे वर्ग में रखा गया है। जो आवर्त सारणी का पहला वर्ग है क्षार धातु बोलते हैं। पहला वर्ग क्षार धातु है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दूसरा जो वर्ग है क्षारीय मृदा धातु है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। तीसरा जो वर्ग है जिसको बोरान फैमिली बोलते हैं, यहीं पर एल्युमिनियम को रखा गया है। इसमें कौन कौन से तत्व है बोरान फैमिली में? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ये आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग जिसको हम बोरान फैमिली बोलते हैं उसका तत्व है। एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क है वो बॉक्साइट है। अयस्क क्या होते हैं?
देखिए, अयस्कों से धातु प्राप्त किए जाते हैं। अयस्क खनिज होते हैं, खनिज पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं। उन खनिजों को, खनिज में क्या होता है, धातुएं होती हैं। उन खनिजों को अयस्क कहते हैं जिनसे धातु निकालना आर्थिक रूप से लाभदायक हो। यदि कोई खनिज है उससे धातु निकालना हमारे लिए फ़ायदेमंद है तो उस खनिज को अयस्क कह देंगे। अयस्क को इंग्लिश बोलते ओर, ORES, ओर्स। लेकिन एक खनिज है जिससे धातु ले रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं है तो उस खनिज को अयस्क नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब है जितने भी खनिज हैं वो सभी अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन जितने अयस्क हैं वो सब खनिज हैं। तो सभी धातुओं के मुख्य अयस्क है। जैसे सिल्वर धातु है, इसका मुख्य अयस्क है अर्जेंटाइट है। एल्युमिनियम का बॉक्साइट है। कापर धातु है, इसका जो अयस्क है, मुख्य अयस्क की बात कर रहा हूँ, कापर पायराइट है। कापर पायराइट CuFeS2 बोलते हैं, इसका सूत्र है CuFeS2, कापर पायराइट है। सभी धातुओं के मुख्य अयस्क होते हैं, लेकिन मुख्य अयस्क के अलावा भी और अन्य अयस्क होते हैं। जैसे अब यहाँ पर मुख्य अयस्क के बारे में पूछ रहा है, एल्युमिनियम का जो मुख्य अयस्क है वो बॉक्साइट है। और भी अयस्क होते हैं जैसे क्रायोलाइट, ये भी है, कोरंडम, ये भी एल्युमिनियम का अयस्क है। तो एक ही धातु के कई अयस्क होते हैं लेकिन मुख्य अयस्क एक ही होता है। अगला हम चलते हैं, एल्युमिनियम तत्व का प्रतीक एल्युमिनियम Al है। Al विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस की जो क्रिया होती है उसमें हम DC डायरेक्ट करंट का प्रयोग करते हैं, AC का नहीं। इसके बारे में जान लीजिए। विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत द्वारा तोड़ना। इलेक्ट्रोलिसिस की घटना को जन्म देने के लिए DC डायरेक्ट करंट जरूरत होती है। जानते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट दो प्रकार की होती है, AC और DC। AC अल्टरनेटिंग करंट और DC डायरेक्ट करंट। AC दो दिशाओं में चलती है, इसलिए इसका प्रयोग हम विद्युत अपघटन क्रिया में नहीं करते हैं। जबकि DC केवल एक ही दिशा में चलती है, इसलिए इसका प्रयोग हम विद्युत अपघटन की क्रिया में करते हैं। अगला हम पॉइंट चलते हैं, पौधों की कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या है समझ लें। कोशिका भित्ति कोशिका के चारों ओर निर्जीव पदार्थ की बनी दीवार होती है। आप जानते हैं जीवों का जो शरीर होता है, कोई भी जीव हो, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सबका शरीर छोटी छोटी रचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सन 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, दो वैज्ञानिक स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कार्क में की थी। कार्क को स्लाइस काटा, उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान रचना दिखाई दी थी, तो जिसे उन्होंने कोशिका कहा। कोशिका भित्ति, इसके चारों ओर निर्जीव लेयर होती है, परत होती है। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इसी के आधार पर कोशिका नाम भी दिया गया, सेल। कोशिका के चारों जो भित्ति, निर्जीव भित्ति होती है, दीवार होती है, उसको सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल पौधे और जंतु में डिफरेंस करने का बहुत अच्छा साधन है। बिना अपवाद के जिन कोशिकाओं में सेल वॉल पाई जाएगी, निश्चित है वो प्लांट होंगे। जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, सेल वॉल नहीं पाए जाएंगे, वो एनिमल्स होंगे, जंतु की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो
जैसे जीवाणु की बात करते हैं, बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया आपको क्या लगता है? ऐसा लगता है ना बैक्टीरिया एक जंतु है, एनिमल है, जंतु है, इसको जंतु की श्रेणी में रखना चाहिए? नहीं। जीवाणु, बैक्टीरिया, खोजों से पता चला कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। अतः जीवाणुओं को हम पादप की श्रेणी में, प्लांट की श्रेणी में रखते हैं। देखा डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट बाय द हेल्प ऑफ सेल वॉल। जिसमें सेल वॉल है वो प्लांट की श्रेणी में है, जिसमें सेल वॉल नहीं जंतु की श्रेणी में है। तो जो उच्च श्रेणी के पौधे हैं उनमें जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल जो पाई जाती है, वो सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। सेलुलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज क्या है? पॉलीसैकेराइड। मैं आपको पॉलीसैकेराइड के बारे में बताता हूं। मैंने बताया कि हर पॉइंट में मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा और डिस्क्रिप्शन में कई क्वेश्चन बनेंगे। देखिए पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है सर? कार्बोहाइड्रेट ऐसे पदार्थ हैं ये जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये ऊर्जा प्रोवाइड हमें कराते हैं। जब हम खाते हैं खाना, उस भोजन में कई पोषक पदार्थ होते हैं जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वसा, फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो दो क्वेश्चन यहाँ बन गए। कार्बोहाइड्रेट और वसा एनर्जी देने वाले, ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं, पोषक पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन के हाइड्रेट्स, कार्बन के हाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की कई श्रेणियां हैं। एक मोनोसैकेराइड है, एक पॉलीसैकेराइड है। मैं आपको पॉलीसैकेराइड के बारे में बताता हूं। देखिए मोनोसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं दो से 8 तक, इसमें 10 तक आते हैं, अणु जुड़ते हैं। मोनोसैकेराइड में डाइसैकेराइड भी होते हैं, टेट्रासैकेराइड भी आते हैं, ट्राइसैकेराइड भी होते हैं। मोनोसैकेराइड स्वाद में मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, इसलिए इसको हम शुगर बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, इसलिए इसको नॉन शुगर या अशर्करा भी कहते हैं। तो पॉलीसैकेराइड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, इसलिए ये नॉन शुगर कहलाते हैं। नॉन शुगर कहलाते हैं ये। और तो आपने देखा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रोवाइडिंग पदार्थ होते हैं। ये दो भाग इसके हैं, एक शर्करा, शुगर बोलते हैं, शर्करा शुगर बोलते हैं इसको। दूसरा है अशर्करा या पॉलीसैकेराइड बोल सकते हैं इसको, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड तो दो हैं आपके। पॉलीसैकेराइड इसको हम नॉन शुगर बोलते हैं, अशर्करा बोलते हैं। और दूसरा है, पहला है आपका शर्करा, शुगर। जो शर्करा है, शुगर है, इसमें भी दो श्रेणियां हैं, मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड होते हैं जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज, सॉरी फ्रक्टोज नहीं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और एक आपका फ्रक्टोज है, ठीक है। तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज हो गया आपका, ये मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज ये जल अपघटित नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं बिल्कुल, इसका जल अपघटन नहीं हो सकता है। दूसरा शुगर है आपका ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड जल अपघटित हो जाते हैं। ऐसे शुगर, ऐसे शर्करा जिनका जल अपघटन हो जाता है और 2 से 10 तक मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं, उसे बोलते हैं
ओलिगोसैकेराइड। यदि आप बटन पर 2 मोनोसैकेराइड के अणु देते हैं तो डाइसैकेराइड, 3 देते हैं ट्राइसैकेराइड, 4 देते हैं तो टेट्रासैकेराइड। जैसे डाइसैकेराइडों में लैक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज आता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर बोलते हैं, सुक्रोज को केन शुगर बोलते हैं और माल्टोज को माल्ट शुगर बोलते हैं। तो ये तीनों डाइसैकेराइड है। यदि इसका हम जल अपघटन करेंगे तो 2 मोनोसैकेराइड के अणु प्राप्त होंगे। जैसे सुक्रोज का जब हम जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं, ग्लूकोज का एक अणु और फ्रक्टोज का, तो ये 2 मोनोसैकेराइड मिले, इसलिए सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है। आगे मैं विस्तार में बताऊंगा आपको कार्बोहाइड्रेट की पूरी श्रेणियाँ, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया कवक, ये निम्न कोटि का पौधा है, एक निम्न कोटि का पौधा है जिसकी कोशिका भित्ति मतलब सेलवाल काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है। काइटिन भी एक पॉलीसैकेराइड है। मैंने यहाँ पर पॉलीसैकेराइड के बारे में लिख दिया, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन, सेलुलोज, इनुलिन, ये सब 5 पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते, याद रखिएगा, नॉन शुगर कहलाते हैं, अशर्करा। अब देखिए आगे पॉइंट है कवकों के अध्ययन को। कवक निम्न कोटि का पौधा है, पौधा इसलिए सेलवाल पाई जाती है, मैंने आपको बताया पौधों में सेलवाल पाई जाएगी। और कवक में जो सेलवाल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन नामक पॉलीसैकेराइड की। कवकों के अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। ये जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम कवक, इंग्लिश बोलते फंजाई, का अध्ययन करते हैं, माइकोलॉजी कहलाता है। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंजाई। कवकों में जो संचित भोजन होता है, स्टोरेज फूड होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला हम आते हैं पलाश का फूल। पलाश का फूल झारखंड व यूपी का राजकीय फूल है। झारखंड राज्य का और यूपी उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है पलाश। आपको बता दें, जो पलाश का फूल है, पलाश के फूल को ढाक का फूल व टेसू के फूल के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पलाश का फूल, ये पलाश का फूल, इसको हम ढाक के फूल व टेसू के फूल के नाम से भी जाना जाता है। पलाश के फूल को ढाक का फूल व टेसू के नाम से भी जाना जाता है। जो पलाश होता है ये झारखंड और यूपी का राजकीय फूल है। कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। तो आपने देखा इस प्रकार कि इन पॉइंटों में लगभग 50 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो वीडियो को यदि आप सही से देखते हैं तो आपको इन पॉइंटों में जो डिस्क्रिप्शन है, मैं जो और क्वेश्चन बता रहा हूँ वो भी आपको समझ में आएंगे। इस थोड़े से मिनट में यदि आप बैठ के ध्यान से सुनते हैं इसको, यकीनन आपका ये जीके जो कि हर सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं तैयार होता रहेगा। इसमें आपको ये भी समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर पॉइंट का डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ कि ये क्या है। जैसे मैंने बताया कवक क्या है, फंजाई, ये निम्न कोटि का पौधा है। पौधा इसलिए सेलवाल पाई जाती है। इसमें जो सेलवाल होती है वो काइटिन की बनी होती है। मतलब हर पॉइंट का डिस्क्रिप्शन मैं दे रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और लिंक को आगे शेयर करें ताकि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँच सके। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपका भी भला हो और उन लोगों का भी भला हो। कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। आप दूसरों के बारे में भी सोचेंगे तो यकीनन आपका भी अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।